फिक्र आपकी, प्रेजेंटेड बाय ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरों के साथ। गलवान घाटी में चीन की सेना के साथ हुई हिंसक झड़प की ही तरह एक बार फिर फिक्र बढ़ाने वाली खबर आई है। चीन ने एक बार फिर बड़ी संख्या में अपने सैनिकों की घुसपैठ कराने की कोशिश की। इस बार ये साजिश अरुणाचल में रची गई, लेकिन जब भारतीय सेना ने जवाब दिया तो पीले में भागम भाग मच गई। इस फिक्र का आज विस्तार से विश्लेषण करेंगे। फिर बात करेंगे भारत की गगन गर्जना की, जिसे देखकर चीन और पाकिस्तान के पसीने छूट गए होंगे। दरअसल इसके पीछे एक खास वजह है। एयरफोर्स डे पर आसमान में जिन जवानों ने शक्ति प्रदर्शन किया, उनकी असल ताकत चीन और पाकिस्तान दोनों ही देख चुके हैं। आज हम आपको घाटी से आती एक नई फिक्र के बारे में विस्तार से बताएंगे। ये फिक्र है हाइब्रिड टेररिज्म की, यानी पार्ट टाइम आतंकियों की उस फौज की जिसे पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन अपने जाल में फंसा रहे हैं और हमले करा रहे हैं। चुनाव से पहले किसानों को लेकर चल रही चर्चा के बीच आज हम आपके लिए एक स्पेशल रिपोर्ट लेकर आए हैं। ये रिपोर्ट उस जगह से तैयार की गई है जिसे कभी सूखा मार जाता है तो कभी बाढ़ मार जाती है। खुदकुशी भी कर लेते हैं तो किसी नेता के ना तो आंसू निकलते हैं, ना ही कोई गले लगाने आता। सबसे पहले फिक्र सरहद की, जिस पर विस्तारवादी चीन की गिद्ध दृष्टि गड़ी हुई है। लद्दाख में हद लांघने का नतीजा चीन की फौज भुगत चुकी है, इसलिए वहां वो खुलकर कोई भी हिमाकत करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। हालांकि साजिशें लगातार चल रही हैं और उन साजिशों के सिरे अरुणाचल प्रदेश से लगती चीन की सीमा तक भी हैं। पिछले करीब 1.5 साल से सबकी नजरें पूर्वी लद्दाख से सटी सीमा पर हैं, जहां अभी भी भारत और चीन के सैनिकों पर कई जगह अगर देखा जाए तो आमने सामने है। लेकिन चीन की नजरें सिर्फ लद्दाख तक नहीं बल्कि पूरी सरहद पर हैं। इस बात से भारतीय सेना अच्छी तरह वाकिफ है और उसका सबूत सामने आ गया जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में घुसपैठ की कोशिश की, जिसे नाकाम कर दिया गया। इसने एक और चीन के विस्तारवादी चरित्र की नई गवाही दी, बल्कि चीन के दोहरे चरित्र को भी उजागर कर दिया। दरअसल चीन की फितरत रही है कि वो सरहद पर गुस्ताखी करता और बीजिंग में बैठकर बयानबाजी करके दुनिया को गुमराह करता। वही काम उसने एक बार फिर किया। एक और तवांग में पीएलए के जवानों ने घुसपैठ की कोशिश की तो दूसरी ओर चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसे इसकी जानकारी नहीं है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सोचिए किसी देश की सेना कोई कार्रवाई करे और उस देश की सरकार को इसकी भनक न हो, वो भी तब जिस सरकार की वहां पर जिस पार्टी की सरकार है उसी पार्टी की वो सेना है। जहां शी जिनपिंग के हुक्म के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, वहां ऐसा कैसे हो सकता है? और वहीं से आए ऑर्डर के बाद चीनी सैनिकों ने अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर को पार किया। सरहद पर चीनी सैनिकों ने फिर लांघी हद। अरुणाचल प्रदेश में चीन की घुसपैठ की कोशिश नाकाम। पूर्वी लद्दाख में मुंह की खाने के बाद भी चीन बाज नहीं आ रहा है। जिनपिंग के जनरलों की साजिश का सिरा बड़ा होता जा रहा है। हिंदुस्तान की जमीन पर नजरें जमाए बैठा विस्तारवादी चीन नए ठिकाने तलाश रहा है। लिहाजा पीएलए का फोकस एक बार फिर नॉर्थ ईस्ट से लगने वाली सीमा पर शिफ्ट हो रहा है और इस साजिश का ताजा सबूत अरुणाचल प्रदेश से सामने आया। न्यूज एजेंसी एएनआई ने रक्षा सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि सीमा पर भारत और चीन के सैनिकों का जबरदस्त आमना सामना हुआ है। ये घटना पिछले हफ्ते की बताई जा रही है। चीनी सैनिक बड़ी संख्या में भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, जिसे भारतीय सैनिकों ने नाकाम कर दिया। घटना तवांग के बूमला दर्रे में हुई, जहां भारी संख्या में पीएलए के जवान देखे गए।
लेकिन भारत के मुस्तैद जवानों ने उन्हें उल्टे पैर लौटने पर मजबूर कर दिया। बताया जा रहा है कि दोनों देशों के सैनिक तब आमने सामने आ गए जब वो पेट्रोलिंग कर रहे थे, जिसके बाद कुछ घंटे तक तनाव बना रहा। हालांकि विवाद को मौजूदा प्रोटोकॉल के तहत बातचीत से सुलझा लिया गया। दरअसल भारत और चीन की सीमाएं परसेप्शन लाइन पर टिकी हुई है। यही वजह है डोकलम विवाद के बाद दोनों देशों ने माना था कि अगर कभी भी दोनों देशों के पेट्रोल एक दूसरे के सामने आएंगे या फिर कन्फ्रंटेशन होगा तो लोकल कमांडर्स उसको बैठकर आपसी सहमति से सुलझा लेंगे। वही इस बार के अरुणाचल प्रदेश के स्टैंड ऑफ में नजर भी आया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रही कि चीन अपने ही स्टैंडर्ड्स को नहीं मानता। ईस्टर्न लद्दाख में चीन ने इसकी वादा खिलाफी भी की थी। हालांकि भारत इन प्रोटोकॉल्स को बहुत गंभीरता से लेता है। न सिर्फ ईस्टर्न लद्दाख बल्कि एलएसी के अलग अलग हिस्सों में भारत इसको गंभीरता से फॉलो भी करता है। पूर्वी लद्दाख में तनाव और पीएलए का सैन्य जमावड़ा बढ़ने की खबरें लगातार आती रही हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ और सैनिकों का आमना सामना होने की खबर लंबे समय बाद आई है, जिससे साफ है कि विस्तारवादी चीन के दिमाग में हमेशा खुराफात चलती रहती है, जिसका सिरा लद्दाख से लेकर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक फैला है। 1962 से लेकर अब तक अरुणाचल प्रदेश पर चीन की गिद्ध दृष्टि है, खासकर तवांग पर, जहां इस बार भी घुसपैठ की कोशिश हुई। लेकिन तवांग ही क्यों? आखिर चीन की तवांग में क्या दिलचस्पी है? यह समझने के लिए आपका पहले भारत चीन की सीमा को समझना जरूरी है। भारत और चीन के बीच कुल 3488 किलोमीटर लंबी सीमा है। ये 3 सेक्टर्स में बटी हुई है। वेस्टर्न सेक्टर यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख, सेंट्रल सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और ईस्टर्न सेक्टर यानी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इसमें से अरुणाचल प्रदेश से लगने वाली सीमा को मैकमाहोन लाइन कहा जाता है। भारत इसे ही वास्तविक सीमा मानता है, लेकिन चीन इसे नहीं मानता। अरुणाचल प्रदेश को चीन दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा मानता है, इसलिए बार बार सरहद लांघता रहता है, तवांग पर दावा करता रहता है। तवांग सामरिक तौर पर बहुत अहम है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर से करीब 450 किलोमीटर दूर तवांग सूबे का सबसे पश्चिमी जिला है, जो चीन के साथ ही भूटान के साथ भी बॉर्डर साझा करता है। दरअसल विस्तारवादी चीन की नजर शुरू से अरुणाचल प्रदेश के तवांग पर रही है। 1962 में भी चीन ने तवांग पर हमला कर दिया था, लेकिन भारत ने इस विश्वासघात से सबक लेते हुए 1962 से लेकर अब तक अपनी मजबूती या अपने डिफेंस सिस्टम को इन इलाकों में बहुत ज्यादा पुख्ता कर दिया है, जिनके सामने चीन की चालाकियां हमेशा एक्सपोज होती आई हुई हैं और भारत ने इन चालाकियों का जवाब भी दिया है। हमारे जवानों की मुस्तैदी है जिसने हमारी सरहदों को चीन जैसे विस्तारवादी विलन से महफूज रखा हुआ है। हिमालय के सख्त और सर्द मौसम में भी दिन रात डटे रहते हैं, क्योंकि चीन भी हर वक्त पीठ में छुरा घोंपने के लिए तैयार रहता है। जैसे आज अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी खबर आई, वैसे ही चंद रोज पहले उत्तराखंड से सटी चीन की सीमा से खबर आई थी। आज पता चला है कि पिछले हफ्ते तवांग में चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की थी, जैसे चंद रोज पहले उत्तराखंड में चीन की हिमाकत की खबर आई थी। पता चला था कि 30 अगस्त को 12 होती सेक्टर में घुसपैठ की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घोड़ों पर आए चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा में घुसकर तोड़फोड़ की और भारतीय जवानों के आने से पहले भाग गए थे। 12 होती वही इलाका है जिसमें चीन ने 1962 की जंग से पहले भी घुसपैठ की थी, और वो घुसपैठ भी इसी मौसम में हुई थी, और शायद एक बार फिर चीन वैसे ही मिशन अक्टूबर में जुटा हुआ है। दरअसल 59 साल पहले 1962 में भी अक्टूबर के महीने में ही चीन ने लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चालबाजी दिखाई थी, विश्वासघात किया था और युद्ध छेड़ दिया था। पिछले साल अक्टूबर से ऐन पहले चीन ने एलएसी पर गोला बारूद का जखीरा बढ़ा लिया था। उसकी प्लानिंग तो हमने की थी, लेकिन पूर्वी लद्दाख में माउंटेन वॉरफेयर के महारथी भारतीय सैनिकों ने चीन की हर चाल को चित कर दिया था। यही वजह है कि उसने अब नॉर्थ ईस्ट पर बुरी नजर डाली है और अक्टूबर में ही तवांग में घुसपैठ करनी चाहिए। दरअसल चीन अभी भी 1962 के मुगालते में जी रहा है।
उसे लगता है कि उसने 1962 में जो किया वो फिर कर सकता है। हालांकि उसकी ये गलतफहमी लद्दाख में हिंदुस्तान के जाबाजों ने काफ़ी हद तक दूर कर दी है और बची कुछ गलतफहमी आज भारत के वायुवीरों ने के शौर्य प्रदर्शन को देखकर दूर हो गई। आज इंडियन एयरफोर्स का स्थापना दिवस था। इस मौके पर एक ओर 75 फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट ने अपनी ताकत दिखाई, तो दूसरी ओर एयरफोर्स की उन यूनिट्स को सम्मानित किया गया जो LAC से लेकर LOC तक दुश्मन के खिलाफ तैनात हुई और हर साजिश को नाकाम किया गया। हिंदुस्तान के आसमानी योद्धाओं की ये गरज जो हर दुश्मन का कलेजा चीर देने के लिए काफी है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर एयरफोर्स डे पर जब भारत के वायुवीरों ने हुंकार भरी तो चीन और पाकिस्तान को साफ साफ चेता दिया कि अगर हिंदुस्तान की ओर बुरी नजर से देखा तो जैसे बालाकोट में बारूद बरसाया गया, जैसे लद्दाख में ललकारा गया, ठीक वैसा ही होगा। We must demonstrate to the nation that external forces will not be allowed to violate our territory. आजादी के अमृत महोत्सव यानी 75वें साल पर एयरफोर्स डे में एक और जहां 75 लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने दुश्मनों को अपनी ताकत का लोहा मनवाने का नमूना पेश किया, तो दूसरी ओर उन यूनिट्स को सम्मानित किया गया जिनके वायुवीरों की गर्जना सुनते ही चीन और पाकिस्तान के माथे पर पसीना आ जाता है। एयरफोर्स डे के मौके पर 47 स्क्वाड्रन, 116 हेलीकॉप्टर यूनिट और 2255 स्क्वाड्रन डेट को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए चीफ ऑफ एयर स्टाफ प्रशस्ति पत्र से नवाजा गया। आसमान में परवाज भरते इस MiG-29 अपग्रेड को देखिए। ये हमारी हवाई सरहदों का वो प्रहारी है जिसका एक्शन में आना मिशन की कामयाबी की 100% गारंटी है। 47 स्क्वाड्रन का हिस्सा MiG-29 अपग्रेड को बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद एयर डिफेंस के लिए तैनात किया गया था, जिसकी बदौलत पाकिस्तानी एयरफोर्स चाहकर भी हवा में कोई हिमाकत नहीं कर पाई थी। पिछले साल गलवान में चीन के विश्वासघात के बाद इसे नॉर्दर्न सेक्टर में एयर डिफेंस और एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन के लिए तैनात किया गया था। The year gone by has been quite challenging, yet extremely rewarding. The prompt actions in response to developments in eastern Ladakh was a testament of the Indian Air Force's combat readiness. एयरफोर्स डे पर स्वदेशी लाइट अटैक हेलीकॉप्टर्स रुद्र ने भी अपनी ताकत की नुमाइश की और रुद्र से लैस 116 हेलीकॉप्टर यूनिट को भी सम्मानित किया गया। 116 हेलीकॉप्टर यूनिट के रुद्र हेलीकॉप्टर्स को बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान बॉर्डर पर डिप्लॉय किया गया था और उसने हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। पिछले साल लद्दाख में चीन से टकराव के वक्त इसे वहां आक्रामक ऑपरेशन के लिए तैनात किया गया और इसने दिन रात कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग की। बहुत ऊंचाई वाले इलाकों में भी एयर टू ग्राउंड वेपन डिलीवरी की। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। 2255 स्क्वाड्रन डेट भी पाकिस्तान और चीन से लगी सीमा को सुरक्षित रखने के लिए बहुत अहम योगदान दे रही है। ये एयरफोर्स का सरफेस टू एयर गाइडेड वेपन स्क्वाड्रन है। गलवान में टकराव के बाद इसे पहले साल जून में एयर डिफेंस एक्टिवेशन के लिए लद्दाख में तैनात किया गया था। आसमान में एयरफोर्स के इन वायुवीरों और धरती पर आर्मी के शूरवीरों की ताकत और हौसले का ही नतीजा है कि चीन लद्दाख में LAC पर किसी भी हिमाकत की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। और अब बात जम्मू कश्मीर की, जहां हताशा के मारे आतंकी धर्म के आधार पर आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा दिल्ली पहुंचे हैं। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि कल गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात है। लेकिन फिक्र की बात यह है कि घाटी में सुरक्षा बलों की चुनौती बढ़ गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां हाइब्रिड टेररिस्ट सक्रिय हो गए। आज हम आपको बताएंगे कि हाइब्रिड टेररिस्ट का मतलब क्या है। लेकिन आसान शब्दों में फिलहाल इतना समझ लीजिए कि आपके घर के दरवाजे की ओर आता हुआ सांप तो आपको फिर भी दिख जाएगा, लेकिन आप तब क्या करेंगे अगर कोई सांप आपके घर के भीतर ही छिपकर बैठा हो। ये आस्तीन के सांप कोई और नहीं, यही हाइब्रिड टेररिस्ट हैं जिन्हें सावधानी के साथ निपटाने की तैयारी शुरू हो गई है।
खतरनाक होता है इंसानों का इस तरह ताबूत में कैद हो जाना। इससे भी ज्यादा खतरनाक ये कि आतंकवादी धर्म पूछकर हत्या कर रहे हैं, और सबसे खतरनाक ये कि ऐसे खतरनाक और घृणित वारदातों को आस्तीन में छिपे सांप ही अंजाम दे रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कायर दहशतगर्दों की नई प्रजाति यानी हाइब्रिड आतंकी कौन लोग हैं। लेकिन पहले इन आंसुओं से पैदा हुए आक्रोश को देखिए, जो कि वाजिब भी है। तमाशा नहीं है, ये तमाशा नहीं है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। वही वांट जस्टिस, कातिलों को पेश करो। ये जो उन्होंने मासूम लोगों की हत्या करी है, ये इस्लाम तो नहीं सिखाता। इस्लाम तो औरतों और बच्चों की जो है और मासूम लोगों की इज्जत करना सिखाता है। जिसने भी हरकत की है ये इस्लाम के दायरे में नहीं आती है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का ये बयान सुनिए और महबूबा के बयान का जवाब भी। मुझे डर ये है कि ये जो सानिया हुआ, इस सानिया के बाद कश्मीर में और सख्ती करेंगे ये लोग, क्योंकि उनको बहाना मिल जाएगा और सख्ती का और जुल्म का और सितम का, जो पिछले 2.5 साल से इन्होंने यहाँ के लोगों का नाक में दम कर रखा है। मैडम, आप पहले टीचिंग लो या किसी से सीखो कि बात किस ढंग से करते हैं। मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि आपके एक बयान से बहुत सारे लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं। आप कुछ भी बोल देते हो और लोगों की जानें चले जाती हैं। इन हत्याकांडों के लिए कोई कल्प्रिट है तो मुझे लगता है कि उनमें महबूबा भी गिनती में शुमार होंगी। उनके अलगाववादी हिंसक रवैये ने और भारत विरोधी रवैये ने वहाँ जो शांति, सद्भाव और विकास तेज गति से आ रहा है, उसमें रोड़ा अटकाने का काम कर रही हैं। घाटी में जो घट रहा है और उसके बाद जो कहा जा रहा है, दरअसल उस पर दुश्मन आंख कान लगाए हुए है। इतना ही नहीं, आतंक का कारखाना चलाने वाले पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका अब आतंकियों की नई नस्ल तैयार कर रहे हैं, जिन्हें हाइब्रिड आतंकी कहते हैं। जांच एजेंसी से सूत्रों की माने तो ये तमाम हमले मिलिटेंट संगठन द्वारा उन तमाम हाइब्रिड मिलिटेंट से कराए जा रहे हैं, जो कि मिलिटेंट तो नहीं है लेकिन कह सकते हैं पार्ट टाइम मिलिटेंट है। इनको पाकिस्तान में बैठे हैंडलर टास्क देते हैं, उसके बाद ये हमला करते हैं और हमला करने के बाद अपना मामूल का काम शुरू करते हैं। ये तमाम वो लोग होते हैं जो OGW यानी ओवरग्राउंड वर्कर की तरह ही काम करते हैं। इन लोगों का कोई भी रिकॉर्ड हालांकि सुरक्षा बलों या पुलिस के पास नहीं होता है, जिसके चलते इन्हें दर्द दबोचना कहीं ना कहीं चुनौती भरा रहता है। जबकि जम्मू कश्मीर में हिज़्ब, लश्कर, जैश, TRF जैसे मिलिटेंट संगठन कमांडर्स या उनके मिलिटेंट्स की पहले ही लिस्ट जम्मू कश्मीर पुलिस और काउंटर इंसर्जेंसी फोर्सेस के पास रहती है। अब जो सारा शिफ्ट है वो हाइब्रिड मिलिटेंट्स को दर्द दबोचने पे लगा है। आम कश्मीरी सावधान और जागरूक रहें, इसलिए हम आपको फिर एक बार समझा दें कि ये हाइब्रिड टेररिस्ट आपके बीच भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके घर के आसपास रह रहे हों, या हो सकता है कि आप इनसे गली मोहल्लों में मिलते हों, और ये भी हो सकता है कि ये उस जगह पर भी उठते बैठते हों जहां आप हर रोज काम पर जाते हैं, क्योंकि ये भाड़े के हत्यारे हैं जो कि अपने आकाओं के कहने पर ये काम करते हैं और फिर दुनिया को दिखाने के लिए रोजमर्रा के काम में लग जाते हैं। अपनी सुविधा के लिए ये छोटे हथियार लेकर चलते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि इस वर्ष अब तक जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने 28 नागरिकों की हत्या की है। इनमें 7 गैर मुस्लिम हैं। इन सभी घटनाओं में आतंकियों ने पिस्तौल का इस्तेमाल किया है और सारे के सारे ऐसे आतंकियों ने अंजाम दिए हैं जिनकी नई भर्ती हुई है। इन सभी तथ्यों का इशारा इसी ओर है कि हाइब्रिड आतंकी काम पर है। यही वजह है कि उनका काम तमाम करने के लिए कमर कसी जा रही है। केंद्र सरकार अपने टॉप काउंटर टेरर एक्सपर्ट्स को घाटी भेज रही है ताकि वहां लोकल पुलिस की मदद की जा सके और पाकिस्तान के इशारे पर उछल रहे आतंकियों को हमेशा के लिए शांत किया जा सके।
ये समय निश्चित रूप से शोक का है। पिछले कुछ दिनों में कश्मीर ने जिन लोगों को खोया, उसके बाद आंसू और आक्रोश दोनों वाजिब हैं। लेकिन फिक्र की बात यह है कि हम भारत के लोग कमजोर पड़ेंगे या आपस में बटेंगे तो आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब होने लगेंगे। सबसे जरूरी यह है कि हम आपसी सद्भाव बनाए रखें। अब आरोपों में घिरे 2 बेटों को लेकर परेशान पिताओं की फिक्र की ओर बढ़ते हैं। एक मामला लखीमपुर खीरी में किसानों को एसयूवी से रौंदने का है, तो दूसरा मामला क्रूज शिप पर ड्रग्स पार्टी का है। क्रूज ड्रग्स पार्टी में आरोपों में घिरे आर्यन को लेकर एक्टर शाहरुख खान की परेशानी बढ़ती जा रही है। मुंबई की एक अदालत ने ड्रग्स लेने के आरोपी आर्यन को जमानत देने से इनकार कर दिया। तो दूसरी ओर लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने के आरोपों में फंसे आशीष मिश्र के पिता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र की भी मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। आज आशीष को जांच एजेंसियों के सामने पेश होना था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। अलबत्ता इस मामले में उनके पिता अजय मिश्र की सफाई आई है कि आशीष की तबीयत खराब है, यानी वो कल शनिवार को एजेंसी के सामने पेश होंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ पर किसी का पावर, किसी का रसूख नहीं चलता है। हम पूरी तरह से निष्पक्ष होकर के जांच करेंगे। आपके बेटे के लिए बोला गया कि वो बाएं साइड में बैठे हुआ था, बेटा लेकिन नहीं था, सुमित जायसवाल था। वीडियो की बात किसी और गाड़ी में भी नहीं था, किसी गाड़ी में नहीं था, मौके पर नहीं था, कार्यक्रम स्थल पर था। घटना स्थल और कार्यक्रम स्थल के बीच में 4 किलोमीटर की दूरी है। मंत्री अजय मिश्र भले ही जो भी सफाई दे, लेकिन लखीमपुर खीरी की हिंसा ने उत्तर प्रदेश सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लखीमपुर की घटना पर आज सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई। सुनवाई के दौरान पुलिस की कार्रवाई में ढिलाई के आरोपों पर सरकार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कड़े सवालों का सामना करना पड़ा। राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए सवाल किया गया कि अब तक हत्या के आरोपी को हिरासत में क्यों नहीं लिया गया है। ऐसा करके आप क्या संदेश देना चाहते हैं? कोर्ट के सवाल पर उत्तर प्रदेश सरकार के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि इस मामले में आरोपी आशीष मिश्र कल 11 बजे तक पुलिस के सामने पेश हो जाएंगे। इसके बाद कोर्ट ने साल्वे से पूछा कि क्या आप देश में किसी भी दूसरे मर्डर केस के आरोपी को इस तरह का ट्रीटमेंट देते हैं? कोर्ट ने कहा कि जहां 302 का आरोप है वो मामला गंभीर है और आरोपी के साथ वैसा ही व्यवहार होना चाहिए जैसा बाकी केसों में ऐसे आरोपी के साथ होता है। क्या बाकी केस में आरोपी को नोटिस जारी किया जाता है? और आप प्लीज जाइए। कोर्ट ने यह भी कहा कि वो लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच में यूपी सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों से संतुष्ट नहीं। बुधवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से दूर लखीमपुर खीरी में 5 दिन बाद भी आज राजनेताओं का पहुंचना जारी रहा। आज कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू भी लखीमपुर पहुंचे। किसान लवप्रीत सिंह के घर गए और परिवार वालों से मिले। बाद में नवजोत सिंह सिद्धू पत्रकार रमन कश्यप के घर गए और वहीं मौन व्रत और अनशन पर बैठ गए। सिद्धू ने धरना पर बैठने से पहले कहा कि तब तक मौन धारण कर भूख हड़ताल पर बैठूंगा जब तक केंद्रीय मंत्री के बेटे को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। लेकिन आज सिद्धू के लखीमपुर खीरी पहुंचने से पहले उनका एक वीडियो वायरल हो गया। वीडियो वायरल होते ही सिद्धू विवादों के घेरे में आ गए। इस वीडियो में सिद्धू ने बिना नाम लिए पंजाबी में गाली दे रहे हैं और कह रहे हैं कि 2022 में तो ये कांग्रेस ही डुबो देगा। आप भी इस वीडियो को सुनिए। कांग्रेस के लोग कह रहे होंगे अच्छा है कुछ समय के लिए मौन व्रत रख लिया। दरअसल ये एक ऐसा सच है और इसी सच के बीच आज हम एक स्पेशल रिपोर्ट लेकर आए हैं। ये रिपोर्ट उसी जगह से तैयार की गई है जिसे कभी सूखा मार जाता है तो कभी बाढ़ मार जाती है, या किसान खुदकुशी भी कर लेते हैं तो किसी नेता के ना तो आंसू निकलते हैं ना ही कोई गले लगाने आता है। देखें ये रिपोर्ट। बैंक का कर्ज हुआ था बैंक का। वजह कि जॉब ना मिल पाने के लिए और घर में जो चल रहा था
प्रॉब्लम, इसके लिए मैंने आत्महत्या करने की कोशिश की। कर्ज बहुत हो गया था, खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, इसीलिए वो खुदकुशी कर ली। कुछ नहीं, 3000 रुपये भी आता है, 100 रुपये दिन पड़ता है। ओ कर्ज पड़ा है तो हमारे पर। अच्छा, हाँ। उसी के चलते की हाँ। 150 रुपए के करीब ये रोज कमा पाते हैं, लेकिन क्या ये 150 रुपए काफी है? कर्ज के चलते कर्ज बहुत बढ़ गया था और लोगों का जो तकाता था हमेशा कि हमारे पैसे कब देते, इस वजह से टेंशन में आके उन्होंने खुदकुशी कर ली। ये दर्द है उन किसानों के परिवार वालों का जिनके घर का इकलौता कमाने वाला अब इस दुनिया में नहीं है। कर्ज के बोझ ने इन्हें इतना बेबस कर दिया कि खुद की जिंदगी ही खत्म कर ली। घर के मुखिया को खोकर अब परिवार दाने दाने को मोहताज है। हर दिन एक एक सांस के लिए जंग लड़ रहा है, लेकिन इनकी खैरियत पूछने वाला कोई नहीं है। ना नेता, ना मंत्री, ना संतरी, ना अधिकारी। यह विदर्भ का यवतमाल जिला है। यवतमाल महाराष्ट्र का सबसे बदनसीब जिला है। यहां किसान बेबसी की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। बदहाली का आलम यह है कि पिछले 16 महीनों में 1784 किसान खुदकुशी कर चुके हैं। मतलब हर महीने 111 के करीब किसानों की मौत हुई है। ऐसे में जब सबकी नजर लखीमपुर खीरी के किसानों पर टिकी है, TV9 भारतवर्ष की टीम विदर्भ पहुंची, जहां की किसानों के लिए सियासतदानों का दौरा तो छोड़िए, चर्चा तक करने वाला कोई नहीं है। आज हम विदर्भ के अलग अलग इलाकों में जाकर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किसान क्यों यहाँ मौत को गले लगा रहे हैं और क्यों जो विदर्भ है, जो कि कृषि प्रधान इलाका कहा जाता है पूरे महाराष्ट्र का, वो सेंटर की राजनीति की मुख्य धारा से खुद को नहीं जोड़ पा रहा है। विदर्भ के इस इलाके में TV9 भारतवर्ष की टीम आगे बढ़ी और एक ऐसे गांव में पहुंची जिसे सूबे के सबसे बदनसीब जिले का सबसे बदनसीब गांव कहा जाता है। यह है यवतमाल का बुधबोडन गांव। यहां 16 महीने में करीब 450 से ज्यादा किसान कर्ज की वजह से खुदकुशी कर चुके हैं, लेकिन किसी सियासतदान ने इन परिवारों को गले लगाकर संवेदनाएं नहीं जताई, यहां तक कि इस गांव में कदम तक नहीं रखे। इस वक्त मैं विदर्भ के बुधबोडन गांव के अंदर मौजूद हूं। ये वो गांव है जो कि ना सिर्फ कपास की खेती बल्कि उससे कहीं ज्यादा किसानों की खुदकुशी के लिए जाना जाता है। यहाँ कर्ज से डूबे सैकड़ों किसान अब तक अपनी जान दे चुके हैं और पीछे उनके परिवार की स्थिति आप देखिए, किस तरीके से परिवार अपना गुजर बसर करने के लिए मजबूर है। ना रोजगार है, ना खेती है और ना ही घर में 2 वक्त की रोटी है। और ऐसे में ये लोग किसी तरीके से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। खास बात यह है और हैरानी की बात यह भी है कि किसी भी नेता का जो अगर कहें ध्यान है वो इधर की तरफ कतई नहीं लगता। हमारी टीम बुधबोडन गांव में सबसे पहले किसान विनोद राठौड़ के घर पहुंची। यहां उनकी पत्नी मिली। 2 साल पहले इनके पति विनोद राठौड़ ने खुदकुशी की। विनोद ने खेती के लिए साहूकारों से कर्ज लिया था। कर्ज लौटाने को लेकर हर दिन उन पर दबाव बढ़ रहा था। एक दिन वो दबाव में टूट गए और खुद की जिंदगी ही खत्म कर ली। अब उम्र के इस पड़ाव पर विनोद की पत्नी जीने के लिए मजदूरी करने पर मजबूर है। ये बताइए, आपके पति ने क्यों खुदकुशी की थी? क्या हुआ था? बैंक का कर्ज हुआ था, बैंक का। अच्छा। हाँ। क्या करते थे वो? खेती करते थे। अच्छा। हाँ। तो बैंक का कर्ज नहीं चुका पाए? नहीं। परिवार में कौन कौन है आपके? 2 पोरगा है, 3 पोरगी है। अच्छा। 1 नाथ है। अच्छा। हाँ। तो कैसे चलता है गुजर बसर आप लोगों का? रोज मजदूरी। अच्छा। हाँ। इनके पति की मौत कुछ महीने पहले ही हुई थी कि दुख का एक और पहाड़ टूट पड़ा। एक दिन अचानक बेरोजगार बेटे ने भी खुदकुशी की कोशिश की। डर था कि कहीं पिता का कर्ज उन्हें ना चुकाना पड़े। क्यों खुदकुशी करने की कोशिश की तुमने? मुझे कि जॉब ना मिल पाने के लिए और घर में जो चल रहा था प्रॉब्लम, इसके लिए मैंने आत्महत्या करने की कोशिश की। यवतमाल में किसान ही नहीं, नौजवान भी हिम्मत हार रहे हैं। बुधबोडन गांव यवतमाल जिले का फिलहाल सबसे हरा भरा गांव है। पहले यहां के किसान बूंद बूंद पानी के लिए तरसते थे। इस बार बारिश इतनी हुई कि पानी ही कहर बनकर टूट पड़ा। हर खेत खलिहान डूब गया, फसलें बह गई, पहले का कर्ज कई गुना बढ़ गया। अब तक हर बार सूखा यहां किसानों को खुदकुशी के लिए मजबूर करता था,
इस बार भारी बारिश ने खुदकुशी के रास्ते पर धकेला। बुधबोडन गांव के ऐसे ही एक किसान थे विलास। कर्ज में डूबे विलास को खुदकुशी के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं सूझा। विलास ने साहूकारों से महज 40,000 रुपए का कर्ज लिया था। बेटा क्या हुआ था? विलास ने क्यों खुदकुशी की? कर्ज बहुत हो गया था, खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, इसीलिए वो खुदकुशी कर ली। और खेती ऐसे ही रह गई। कौन है परिवार में और कौन कौन है आपके? मैं और मेरे छोटे 2 बच्चे। तो अब कैसे गुजर बसर कर रहे हो आप लोग? ऐसे मजूरी करके। अब विलास की पत्नी सविता पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठा रही है। इनके 2 बच्चे हैं। सविता की माली हालत इतनी खराब है कि बच्चों की स्कूल फीस देने में भी सक्षम नहीं है। पति का लिया हुआ कर्ज अलग से बोझ की तरह लदा है। खेती बह गई है और बच्चे 2 वक्त के खाने के लिए मोहताज हैं। बुधबोडन गांव का हर तीसरा घर कर्ज से करा रहा है और हर तीसरे घर में कोई ना कोई कर्ज की वजह से जान गंवा चुका है। ठीक मेरे पीछे जो आप खेतों में काम कर लौट रही इन बुजुर्ग महिला को देख रहे हैं, दरअसल इनका नाम है धुरपता राठौर। अब से कुछ महीनों पहले तक ये काम इनके पति किया करते थे। वो अपने बेटों के साथ खेत में जाया करते थे, वहाँ हल चलाया करते थे, वहाँ किसानी किया करते थे। लेकिन कर्ज के चलते इनके पति ने दम तोड़ दिया, खुदकुशी कर ली। और उसके बाद देखिए सारे घर की जो जिम्मेदारी है इस बुजुर्ग महिला धुरपता के कंधों पर आ गई हैं। और हर रोज धुरपता ठीक इसी तरीके से, ये जो आप नाला देख रहे हैं, इसको क्रॉस करके अपने खेतों में जाती हैं, वहां जाकर काम करती हैं दिन भर और वापस ठीक इसी तरीके से लौटती हैं। और तब जाकर इनके घर में 2 वक्त की रोटी बामुश्किल बन पाती है। इनका बेटा अभी भी खेतों के अंदर मौजूद है। इस बदनसीब गांव के किसानों की सबसे बड़ी शिकायत राजनेताओं और सरकारों से है। गांव के सरपंच का भी आरोप है कि उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। दिल्ली से अभी तक कोई नेता आया नहीं। 2012-13 में राहुल जी गांधी आए थे, वो भी आश्वासन देके गए, मैं आपके गांव के लिए ये करूंगा, वो स्कीम लाऊंगा, ये लाऊंगा, कुछ योजना दूंगा आपके गांव को, लेकिन आए और चले गए। जब पूरा देश लखीमपुर खीरी की चर्चा कर रहा है, वहां राजनेताओं का रेला लगा हुआ है। विदर्भ के किसानों का एक गांव खुदकुशी की महामारी झेल रहा है, बदहाली झेल रहा है, लेकिन इन किसानों के आंसू पोंछने के लिए कोई तैयार नहीं है। ना नेता, ना राजनेता, ना मंत्री, ना संतरी। और अब हमारी खास सीरीज लूटकर। बिल्डर ने बाय से पूरे पैसे ले लिए, लेकिन काम अधूरा छोड़ दिया। काम अधूरा छोड़ दिया इसलिए बिल्डर को कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला और इसी वजह से मकानों की रजिस्ट्री भी नहीं हो सकी। ये तब है जब लोगों ने फ्लैट पर 40 लाख से लेकर 1.25 करोड़ तक खर्च कर दिया। लूटघर में आज की रिपोर्ट नोएडा से। नोएडा के सेक्टर 168 में बनी जेवियर ओवरटेक सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर खड़े इन 5 ऊंचे टावर्स को देखकर आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि यहाँ पर दिक्कत क्या है। 14 मंजिलें इन टावर्स में 40 लाख से लेकर 1.25 करोड़ रुपए तक के फ्लैट खरीदे गए। ऑप्युलेंट इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ने 10 साल पहले इस सोसाइटी का निर्माण शुरू कराया। इस प्रोजेक्ट के तहत कुल 820 फ्लैट बनाए जाने थे और लोगों से वादा किया गया था कि 2014 के अंत तक मकान हैंडओवर कर दिए जाएंगे। 2 साल की देरी के बाद साल 2016 के आखिर में फ्लैट मिलने शुरू हो गए, लेकिन अब तक सिर्फ 500 लोगों को ही फ्लैट्स हैंडओवर किए गए हैं और उनमें से भी सिर्फ उन्हीं टावर की 230 फ्लैट्स की रजिस्ट्री हो पाई है जिनका कंप्लीशन सर्टिफिकेट बिल्डर को मिल चुका है। नोएडा सेक्टर 168 में मौजूद हूँ मैं, एक आलीशान सोसाइटी के अंदर। ओवरटेक जेवियर नाम की ये सोसाइटी साल 2010 में बननी शुरू हुई है, अब बन के तैयार है। जहां तक आपकी नजर जाएगी गगनचुम्बी इमारतें आपको दिखाई देंगी, लेकिन इसकी हकीकत बहुत ही आपको परेशान कर देगी। इमारत भले ही बन के तैयार हो गई है, लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस जगह रहने वाले लोगों के फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं है। पहले जब हम लोग यहाँ से बिल्डर के पास जाते हैं फ्लैट लेने, तो बिल्डर बोलता है कि रजिस्ट्री ओपन है और रजिस्ट्री में करा के दूंगा। तो भोले भाले लोग हैं, जो लोग रिटायर होके आए हैं, जिन्होंने अपनी पूरे जीवन की पूंजी लगाई है, सबका सपना होता है कि भाई हम एक अपना घर लें, हमारा अपना घर हो, जिससे कि वो आराम से रह सके। तो बिल्डर ये कमिट करता है कि रजिस्ट्री ओपन है और आपकी रजिस्ट्री 100% होगी। लेकिन जब रजिस्ट्री करने जाते हैं, जब वो पूरा पेमेंट कर चुका होता है, तो बिल्डर बोलता है कि डीएम रजिस्ट्री होगी।
जो कि रजिस्ट्री नहीं है बेसिकली। रजिस्ट्री करने गए तो बोले कि नहीं जी रजिस्ट्री नहीं है, इनकी तो रजिस्ट्री रोक के रखी है क्योंकि बिल्डर का ड्यू है अथॉरिटी में, अथॉरिटी ने रजिस्ट्री रोक के रखी है। एंड मैक्सिमम आई थिंक मोर देन 400 रेसिडेंट है जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है यहाँ पर, और उनका डीएम रजिस्ट्री है। ध्यान दिया आपने, दोनों बायर्स रजिस्ट्री की जगह डीएम रजिस्ट्री की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले ये समझिए कि डीएम रजिस्ट्री क्या चीज होती है। डीएम रजिस्ट्री ऐसा कुछ भी शब्द नहीं है कि हमारे यहाँ डीएम रजिस्ट्री कुछ होती है। डीएम रजिस्ट्री ऐसा कोई भी शब्द नहीं है हमारे उसमें। एग्रीमेंट कराने से पार्टी को एक थोड़ा सा फ़ायदा ये तो मिलता है कि जो है वो रजिस्टर्ड उसका अलॉटी हो जाता है, लेकिन उससे प्रॉपर्टी का मालिकाना हक नहीं आता सर। मालिकाना हक तो उसके नाम जब रजिस्ट्री हो जाएगी तब उसके पास आएगा। तो कुल मिलाकर हुआ ये कि सोसाइटी के कई लोग बिल्डर को पूरा पैसा देने के बाद भी अपने मकान के मालिक नहीं बन पाए। वो मकान में रह तो सकते हैं लेकिन जरूरत पड़ने पर अपने मकान को बेच नहीं सकते। रजिस्ट्री के बाद अब बुनियादी सुविधाओं पर आइए। इस सोसाइटी में अभी भी पानी का कनेक्शन, सीवर का कनेक्शन और बिजली का कनेक्शन, ये तीनों कनेक्शन परमानेंट नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिल्डर तय मानकों के मुताबिक निर्माण कार्य अभी भी पूरा नहीं कर सका। मुख्य समस्या यही है, बिल्डर अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ चुका है और प्रशासन की रफ्तार इतनी धीमी है कि उम्मीद की रोशनी ही नहीं दिखती। प्रोजेक्ट में तो ये लिख दिया, ये देंगे वो देंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बच्चों के खेलने के लिए झूले होंगे और आप देखिए एक छोटा सा झूला है, 800 फैमिलीज के बच्चों के लिए खेलने के लिए एक छोटा सा झूला है। कंस्ट्रक्शन बड़ी पुअर है। आप एक इतनी सी छोटी सी कील लगाइए तो प्लास्टर निकल आएगा। कोई भी गैजेट जो है 3 महीने से ज्यादा नहीं चलता। पानी का वॉशर 3 महीने के अंदर अंदर खराब। ऐसा लगता है कि अब कुछ निकल कर आएगा या कुछ हमारे लिए फेवर में चीजें होंगी, लेकिन होती नहीं है। उसके बाद फिर वो फाइलें दब जाती हैं। जब फिर हम फॉलो अप करते हैं तो फिर नए सिरे से स्टार्ट हो जाती हैं। हमें नहीं पता था कि हमारे को बिजली का परमानेंट कनेक्शन नहीं मिलेगा। अब जब जाके डिपार्टमेंट से पता किया तो पता चलता है कि सर 10-10 साल से इसके पास टेम्परेरी कनेक्शन है जो इसने कंस्ट्रक्शन के लिए लिया था। कल आपको लूट घर में एक नई रिपोर्ट दिखाएंगे। इस पूरी सीरीज को विस्तार से देखने के लिए आप tv9hindi.com पर जा सकते हैं। वहां आपको मिलेंगे सीरीज के सारे एपिसोड एक साथ। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।